और दोस्तों हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है कि रिश्ते ऐसे होते हैं कि इन रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा पेचो खम होते हैं। रिश्तों को संभाल कर चल पाना उतना ही मुश्किल है जिस तरीके से ज़िंदगी को संभाल कर चल पाना। जिस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को संभाल कर चलता है उसी तरीके से इंसान को रिश्ते भी संभाल कर चलना पड़ते हैं। अगर इंसान रिश्तों पर ध्यान ना दे तो रिश्ते उसके मोतियों की तरह बिखर जाएंगे। जिस तरीके की माला का एक धागा टूटने की वजह से जो मोती बिखर जाते हैं, इस तरीके से इंसान के रिश्ते भी बिखर जाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो एक दोस्त अपने एक दोस्त से शादी समारोह में कहता है कि मुझे तुम्हारी पिस्टल चाहिए और इस पिस्टल से मुझे एक शादी में हवाई फायर करना है। वो जो दोस्त होता है उसको वो पिस्टल दे देता है। उसके बाद में वहाँ से निकलता है, दूसरी जगह पहुँचता है। दूसरी जगह उसे कुछ हिसाब और किताब करना था और वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक शख्स को गोली मारता है। वो जो शख्स होता है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वापस से वो गाड़ी से उसी शादी समारोह में पहुँचता है जहाँ से उसने पिस्टल ली थी और उसके बाद में उसी शादी में दोबारा से वो हवाई फायर करता है। इस तरीके से एक इंसान का कत्ल हो जाता है। कत्ल क्यों किया था ये तो हम लोग आगे वीडियो में जान ही लेंगे। लेकिन दोस्तों कई बार इंसान कत्ल करने के बजाय अगर किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए तो वो क्राइम से बच सकता है। कई बार ऐसे हमने केसेस देखे हैं जो मैंने आप लोग को सुनाए भी हैं कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि बीड़ी मांगने की वजह से भी कत्ल हो गया है। कई केसेस ऐसे थे कि 10-10 रुपए के पीछे भी कत्ल हुए हैं। और आज की कहानी के अंदर भी अगर ये लोग कत्ल ना करते तो इनके पास और रास्ता था कि ये बीच से निकलकर दूसरा रास्ता चुन सकते थे। एक गर्लफ्रेंड जो कि अपने प्रेमी से शादी के बाद भी मिलती है। अब उसके बाद में उसका जो पति था वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी के साथ दुबई शिफ्ट हो जाए। अब उसका जो प्रेमी था और ये जो पत्नी थी, इन दोनों को ये चीज़ें नागवार गुजरती है, इसलिए एक कत्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यही कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल अभी नया है तो आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को वो कहानियाँ सुनाऊँ जो वाकई में दुनिया जहान में जिन कहानियों ने हलचल मचाई थी। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी पंजाब से है, पंजाब के मोहाली शहर से है। दरअसल इसी मोहाली के अंदर दिसंबर साल 2005 का ये वाक़या है। 5 दिसंबर सुबह सुबह 6 दिसंबर को मोहाली और पंजाब के न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी खबर छपती है और ख़बर ये होती है कि जो रिटायर चीफ इंजीनियर है जिनका नाम इंद्रजीत सिंह है, उनके छोटे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इतना बड़ा मामला, इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला कि एक रिटायर चीफ इंजीनियर उनके बेटे की हत्या हो जाना, तो मामला तो बड़ा था क्योंकि इतनी बड़ी प्रोफाइल और इस तरीके से सारी चीज़ों को मिलाकर ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो रहा था। जब न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर लगातार खबरों में जब इस तरीके की खबरों का चलना हुआ कि इंद्रजीत सिंह जो कि रिटायर चीफ इंजीनियर है, उनका छोटा बेटा जिसका नाम सुखविंदर सिंह था और सुखविंदर सिंह की हाल ही में अभी शादी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो सुखविंदर सिंह थे वो भी एक अच्छी पोस्ट पर थे। जो जानी मानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है क्वार्क, ये उसी कंपनी में काम भी क्या करते थे। और जो इंद्रजीत सिंह थे जो एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, उनके बड़े बेटे जिनका नाम गुरविंदर सिंह था वो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल थे। तो इतना बड़ा परिवार, उस परिवार में सबसे छोटा बेटा और वो भी इतनी बड़ी कंपनी में पोस्टेड। और दूसरी चीज़ ये कि हाल ही में उसकी शादी हुई थी। तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ है और इस कत्ल के पीछे रीज़न क्या रहे होंगे। दरअसल इस कहानी को जानने से पहले जो 6 दिसंबर के सुबह सुबह अखबारों में खबर छपी थी उससे एक दिन पहले चलते हैं। 5 दिसंबर साल 2005 और 5 दिसंबर साल 2005 को जो इंद्रजीत सिंह थे जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, उनके जो बड़े बेटे गुरविंदर सिंह जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल थे, वो छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे। और 5 दिसंबर की शाम को सब लोग साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में जो सुखविंदर सिंह होती है, जो छोटा बेटा था जिसकी हत्या की खबर न्यूज़पेपर में छपी थी, वो और उसकी पत्नी का नाम नेकी नलबा होता है। जो नेकी नाम है ये उर्दू शब्द में भी आता है जिसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो पुण्य होता है। तो जो नेकी थी ये अपने पति सुखविंदर सिंह से कहती है कि शाम का खाना खा लिया, चलो ठीक है थोड़ी सी वॉक कर आते हैं। सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी के साथ में रात का खाना खाने के बाद में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गेट पर ही उन्हें सुखविंदर के बड़े भाई गुरविंदर सिंह मिल जाते हैं जो फॉरेन में जॉब किया करते थे, इस समय घर पे आए हुए थे।
तो वो भी इन दोनों के साथ में वॉक पर चले जाते हैं। अब चूंकि नेकी नलबा और सुखविंदर सिंह ही वॉक पर जा रहे थे, लेकिन अब तीसरा शख्स मिल चुका था और वो था बड़ा भाई गुरविंदर सिंह। थोड़ी दूर तक तो ये लोग साथ में बातें करते हुए वॉक करने के लिए जाते हैं। चूँकि पति पत्नी टहल रहे थे तो बड़ा भाई सोचता है कि चलो ठीक है, इन्हें अकेला छोड़ते हैं। उसके बाद में जो गुरविंदर सिंह बड़े भाई होते हैं वो सुखविंदर से कहते हैं कि ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लोग पीछे से आ जाना। उसके बाद जो गुरविंदर सिंह होते हैं बड़े भाई, ये अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक फायर की आवाज़ होती है। अब जैसे ही फायर की आवाज़ होती है, नेकी चीखती है। अब नेकी के चीखने की आवाज़, दूसरी फायर की आवाज़ जब बड़े भाई गुरविंदर सिंह के कानों में पहुंचते हैं, वो पीछे लौटते हैं और पीछे पलटते हैं तो देखते क्या है कि उनका जो छोटा भाई सुखविंदर सिंह है वो ज़मीन पर गिरा हुआ है। नेकी चीखती है और चीखने के बाद में एक बाइक की तरफ इशारा करती है। वो बाइक उसी समय उस रास्ते से निकली थी। अब जो गुरविंदर सिंह होते हैं वो उस बाइक का पीछा करते हैं दौड़कर भागकर। चूँकि रात थी, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, तो उस बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। अब चूँकि बाइक की स्पीड ज़्यादा थी तो वो निकल जाती है। उसके बाद में जो बड़े भाई गुरविंदर सिंह होते हैं वापस आते हैं भागते हुए, अपने भाई सुखविंदर को उठाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जब लेकर पहुंचते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जो सुखविंदर सिंह होते हैं, गोली लग जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक की कहानी को आप लोग ध्यान से समझें कि मात्र 10 मिनट के अंदर एक भाई जो अभी थोड़ी देर पहले अपने भाई के साथ वॉक पर टहल रहा है, वो घर जाता है। 10 मिनट ही गुजरे होंगे मुश्किल से कि एक अनजान व्यक्ति आता है और बिल्कुल नज़दीक से गन सटाता है, उसके बाद में गोली मार देता है और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी का एक पहलू है जिसको आप लोग क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगे कहानी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब उसके बाद में अगले दिन सुबह होती है। मामला जो था वो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हर जगह आ चुका था। बात पुलिस तक पहुंचती है। अब चूंकि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंजीनियर थे और उनके बेटे जो कि एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, इतना हाई प्रोफाइल घराना, तो उस घराने के एक छोटे व्यक्ति की मौत हो जाना, वो भी कत्ल के ज़रिए, तो हर कोई जानना भी चाह रहा था। अब मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस को भी ऊपर से आदेश मिले कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जो भी हो छानबीन करना चाहिए। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि केस टू केस भी डिपेंड करता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग हैं जिनके जो केस होते हैं वो उसमें शायद इतनी जल्दी हो नहीं पाती है। अब इसलिए पुलिस के जो ज़हीन अफसर होते हैं वो इस केस में अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो चालू करते हैं। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो सबसे पहले सुबह सुबह घटनास्थल पर पहुंचती है जहां पर हत्या की गई थी। घटनास्थल को बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर यूँ कहें कि पुलिस ने पहली बार में कुछ ज़्यादा मुस्तैदी से उस पूरी जगह की छानबीन की नहीं। पुलिस को उस जगह से कुछ खास चीज़ें, कुछ खास एविडेंस हाथ लगते नहीं हैं। उसके बाद में पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, परिवार वालों से पूछताछ कर लेते हैं। लेकिन जब परिवार वालों के पास जाया जाता है तो परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। उनके घर के एक बेटे जिसकी हाल ही में अभी शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई इस तरीके से। जो पत्नी नेकी थी कई बार बेहोश हो जाती थी, उसको तो गश्त पे गश्त आ रहे थे। पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ था। इसलिए परिवार वालों से बातचीत करना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल ही था। पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, परिवार थोड़ा संभल जाएगा, परिवार को दिलासा मिल जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मलाइज होने लगती हैं। तो पुलिस सोचती है कि 1-2 दिन का इंतजार करते हैं, अगर परिवार थोड़ा नॉर्मल होता है तो उसके बाद इनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन जब तक पुलिस हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, दूसरे एंगल से छानबीन करते हैं। अब पुलिस सोचती है कि जो सुखविंदर सिंह जिनकी मौत हुई है, उनकी जो लाइफ है उसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। वो किस कंपनी में नौकरी करते थे, वहाँ पर कैसा उनका रवैया रहता था, कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे, ये सारी चीज़ें वहाँ से पता करते हैं। तो जब कंपनी में कांटेक्ट किया जाता है और कंपनी में सुखविंदर सिंह के बारे में जानकारी निकाली जाती है, तो वहाँ से कुछ चौंकाने वाली चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं, जिसकी वजह से पुलिस इस केस को एक तरफ डाइवर्ट कर देती है। दरअसल उस कंपनी से ये पता चलता है कि जो सुखविंदर सिंह थे उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे, यानी घोटाले के इल्ज़ाम, और इस वजह से कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अब इस बीच में जांच बिठाई गई थी और जब तक के लिए सुखविंदर सिंह को सस्पेंड किया गया था। अब जब पुलिस को इस तरीके की चीज़ें कंपनी की तरफ से पता चलती हैं तो पुलिस सोच जाती है, बहुत सिंपल सी थ्योरी थी कि लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, हो सकता है कि कंपनी के ही किसी व्यक्ति ने दुश्मनी के चलते या फिर किसी और वजह से इस सब की आड़ लेकर कत्ल कर दिया हो। या फिर दूसरी चीज़ पुलिस की थ्योरी ये भी थी कि हो सकता है कि कुछ साथी हों करप्शन में और वो सोच रहे हो कि हमारा नाम सामने ना आ जाए। सुखविंदर का तो सामने आ ही चुका है नाम, तो हमारा नाम सामने आ गया तो हम भी पकड़ेंगे, नौकरी जाएगी, वो अलग, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी हो। या फिर कंपनी के किसी अन्य व्यक्ति ने हत्या कर दी हो, इसलिए कंपनी के सारे ही एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो खास होते हैं, उन पर नज़र रखना पुलिस शुरू करती है, उनको शॉर्टलिस्ट करती है।
ज़ूरियन करते करते पुलिस इस पूरे केस में कंपनी की तरफ से किसी भी खास नतीजे पर पहुंचती नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से पुलिस को कोई खास एविडेंस ऐसा हाथ लगता ही नहीं है कि कंपनी के किसी सदस्य ने सुखविंद्र की हत्या की हो। अब जब कंपनी से सारी चीज़ें पुलिस ने चेक कर ली थी, लोगों से पूछताछ कर ली थी, तो वहाँ से जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो पुलिस वाले एक बार फिर से परिवार का रुख करते हैं कि चलो ठीक है, परिवार से देखते हैं एक बार पूछताछ करके। लेकिन फिर परिवार के पास आते हैं तो परिवार की कंडीशन जैसी थी वैसी ही थी। परिवार से किसी सदस्य से पूछताछ करना पुलिस के लिए अभी भी एक मुश्किल टास्क था। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, परिवार को थोड़ा सा और समय देते हैं और जिस जगह पर क्राइम हुआ था दोबारा से उस क्राइम को एक बार री इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अपने यहाँ दोस्तों इस तरीके की चीज़ें बहुत होती भी हैं। पुलिस पहली बार में जाती है तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी बार में पुलिस जब बहुत ध्यान से बहुत केस की पेचीदगी को देखते हुए तलाश जारी करती है तो पुलिस को कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे केस में हुआ, चाहे आप आरुषि का केस ले लें। आरुषि केस में पुलिस पहली बार गई थी तो कुछ नहीं मिला था और दूसरी बार गई थी तो डेड बॉडी मिल गई थी। अब मैं क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ तो मेरी नज़र में ऐसे बहुत सारे केस हैं कि पुलिस दूसरी बार में जाती है तो मिल जाता है। खैर, अब जब पुलिस दूसरी बार में वहाँ पर पहुँचती है और बहुत ही बारीकी से जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस का नसीब यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ चलता है। पुलिस को एक ड्राइवरी लाइसेंस मिलता है। अब ड्राइवरी लाइसेंस जो मिलता है तो पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि भैया ये ड्राइवरी लाइसेंस किसका है। तो पता चलता है कि ये जो ड्राइवरी लाइसेंस है ये किसी हकीकत सिंह नाम के व्यक्ति का है, उर्फ ब्रांडी। हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी का यह ड्राइवरी लाइसेंस जो कि रहने वाला अमृतसर का था। लेकिन सवाल पुलिस के सामने ये थे, क्या ज़रूरी तो नहीं है कि यही व्यक्ति कातिल हो सकता है कोई राहगीर यहाँ से निकला हो, उसका ड्राइवरी लाइसेंस यहाँ पर गिर गया हो, या फिर कोई ऐसे कोई चोर वोर ने किसी का पर्स मार लिया हो उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस यहाँ पर फेंक दिया हो। तो ड्राइवरी लाइसेंस के थ्रू एक तरीके से उसको कातिल समझ लेना ये पुलिस के लिए एकदम से मुश्किल टास्क था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में अब छानबीन शुरू करती है, पता लगाती है कि भैया ये हकीकत सिंह कौन है, चलो एक बार इससे भी पूछताछ कर लेते हैं। तो अमृतसर का रहने वाला हकीकत सिंह था। अब चूंकि जो ड्राइवरी लाइसेंस था वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह थी तो शायद किसी की नज़र नहीं पड़ी। उसके बाद में पुलिस जो थी वो अपनी जांच के दायरे को अमृतसर तक बढ़ाती है और हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी इससे भी पूछताछ करती है। तो आमतौर पर इस तरीके के केसेस में कोई व्यक्ति क्या ही कहेगा, वो यही कहेगा कि उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो चोरी हो गया है और शायद किसी ने वहाँ पर फेंक दिया है। और यही सारी बातें पुलिस से हकीकत सिंह भी कहता है कि उसका ड्राइवरी लाइसेंस चोरी हो चुका था और शायद उसी चोर ने उस ड्राइवरी लाइसेंस को वहाँ पर फेंक दिया होगा। मेरा इस बारे में इस पूरे कत्ल से या फिर किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस जो थी वो अमृतसर में हकीकत सिंह से भी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कुछ खास चीज़ें ऐसी थी नहीं जो इस कत्ल को सुलझाने के लिए मिल पाती। अब पुलिस वालों ने इस पूरे केस को जहाँ पर सुखविंद्र सिंह जॉब किया करते थे वहाँ से लेकर जो ड्राइवरी लाइसेंस मिला था अमृतसर तक अपनी जाँच के दायरे बढ़ा दिए थे। अब ड्राइवरी लाइसेंस घटना वाली जगह पर मिलना, उसके बावजूद उस व्यक्ति से पूछताछ करना, यहाँ तक भी सारी चीज़ें करने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली थे और पुलिस कातिल तक अभी पहुँच नहीं पाई थी। लिहाजा पुलिस घर वालों से फिर से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन घर वालों की हालत वैसी ही है, घर वालों से भी पूछताछ हुई नहीं है। अब पुलिस इस सारी चीज़ों को मिलाकर देखती है, उसके बाद सोचती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रखे तो बैठे नहीं सकते। लिहाजा एक बार अगर पूछताछ नहीं हुई है तो एक एंगल और है, उस एंगल से भी हम लोग अपनी छानबीन कर लेते हैं। जब तक हो सकता है कि घर वालों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस स्थिति में आ जाए जिससे हम लोग बातचीत कर लें, कुछ ऐसी दुश्मनी या कोई रंजिश का पता चल जाए घर वालों से। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले घर वालों के सारे नंबर लेकर उन्हें सर्विलांस पे लगाते हैं और उनका CDR निकालते हैं। अब यहाँ पर जब कॉल डिटेल सारे नंबरों की निकाली गई तो इसमें बड़ी ही चौंकाने वाली चीज़ें पुलिस को मिली और एक ऐसी कॉल डिटेल मिली जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। दरअसल दोस्तों, किसी घर के अंदर अगर किसी व्यक्ति के किसी खास का मर्डर हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो परिवार का वो सदस्य जो पुलिस से बात करने में भी असमर्थ है वो भला किसी से घंटों घंटों कैसे बात कर सकता है। क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस में घर वाले मातम में होते हैं, शोक में होते हैं, दर्द में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। तो ऐसे में लगातार बात करना, यानी मौत से 5 घंटे पहले से और मौत के 72 घंटे बाद तक एक व्यक्ति ऐसा था इस घर के अंदर जो एक ही नंबर पर 726 यानी 726 बार बात कर चुका था। अब इस तरीके की कॉल डिटेल निकलना ये पुलिस के लिए बड़ी हैरानी की बात थी और बात भी वो व्यक्ति कर रहा था जो पुलिस के सामने किसी भी तरीके का सवाल अगर उससे पूछा जाए तो वो बेहोश हो जा रहा था, और वो थी सुखविंद्र की पत्नी नेकी नलवा। अब इस तरीके से नेकी नलवा की किसी व्यक्ति से 726 बार बात होना ये पुलिस के लिए कोई ऐसा तो नहीं था कि नॉर्मल सी बात थी।
क्योंकि एक महिला जिसके पति की अभी रिसेंटली में डेथ हुई और वो भी मर्डर के ज़रिए, तो ऐसे में वो लड़की सदमे में होगी, गम में होगी और वो किसी व्यक्ति से 726 मरतबा मौत से 72 घंटे बाद तक और मौत से 5 घंटे पहले से लगातार बात कर रही है। तो ऐसे में पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है और जिस नंबर पर बात की जा रही थी उस नंबर के बारे में पता निकालती है कि आखिर ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि कोई तो ऐसा होगा जिससे बात कर रही होगी। अब जब ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं तो ये जो चीज़ें पता की जाती हैं ये पुलिस को बिल्कुल अंदर तक हिला के रख देती हैं, क्योंकि जो नंबर मिला था और जिसकी डिटेल पुलिस ने निकाली तो पता चला ये नंबर उसी व्यक्ति का है जिसका ड्राइवरी लाइसेंस इस घटना वाली जगह पर मिला था, यानी हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी, जो कि अमृतसर का रहने वाला है। अब मामला बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चुका था। एक व्यक्ति जिसका ड्राइवरी लाइसेंस घटने वाली जगह से प्राप्त होना। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पत्नी लगातार अगर किसी से बात कर रही है और वो संदिग्ध के घेरे में है तो ये वही व्यक्ति है कि जिसका ड्राइवरी लाइसेंस घटना वाली जगह यानी डेड बॉडी के पास मिला था। मामला साफ है कि हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी ही इस सुखविंदर सिंह का कातिल है। लेकिन सारी चीज़ें क्लियर थी पुलिस के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक अजीब खामोशी अख्तियार करती है और पुलिस इस पूरे केस को ठीक से समझने के लिए अब नेकी नलबा और सुखविंदर सिंह इन दोनों के रिश्तों के बारे में पता करती है कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे। अब जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है चुपके चुपके तो पता चलता है कि नेकी नलबा और सुखविंदर सिंह की जो शादी थी ये सक्सेसफुल नहीं थी, बल्कि जो नेकी नलबा थी जब ये अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उसी दौरान इसकी मुलाकात हकीकत सिंह और ब्रांडी से होती है। दोनों का एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है, प्यार होता है। बात घर वालों को भी पता चलती है, लेकिन घर वाले जो हकीकत सिंह और ब्रांडी होता है उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। और उसके बाद में नेकी नलबा की शादी जो होती है वो इस इंद्रजीत सिंह यानी जो रिटायर इंजीनियर चीफ हैं उनके छोटे बेटे सुखविंदर, जो कि एक बड़ी कंपनी में पोस्टेड हैं, उनसे शादी कर दी जाती है। अब थोड़े दिनों तक चलता रहता है, लेकिन शादी के बाद भी जो नेकी नलबा थी ये अपने पुराने प्रेमी हकीकत सिंह से मिलती रहती है। जब उससे मिलती रहती है तो इस बारे में घर वालों को भी पता चलता है। घर वाले तमाम समझाने की कोशिश भी करते हैं। पति सुखविंदर सिंह को भी पता चलता है, रिश्ते ख़राब होते हैं। सुखविंदर सिंह समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो नेकी नलबा थी उसके ऊपर अपने आशिक से मिलने का भूत सवार था और वो इन सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करती नहीं है। खैर परिवार वाले भी एडजस्ट कर लेते हैं और जो घर था वो इसी तरीके से चलता रहता है। तमाम पूछताछ सारी चीज़ों के बाद में आखिरकार पुलिस जो थी वो एक दिन नेकी नलबा को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में नेकी नलबा को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और थोड़ी सी ही पूछताछ में नेकी नलबा जो थी पुलिस के सामने टूट जाती है। और टूटने के बाद में ये पूरी कहानी जो थी वो पुलिस के सामने सिलसिलेवार तरीके से बता देती है। जब नेकी नलबा पुलिस के सामने सारी बात बताती है तो उसके बाद में जो हकीकत सिंह होता है इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल फिर पुलिस का वही था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, नेकी की शादी हो गई थी, उसके बाद में तुम चाहते तो एक दूसरे से अलग हो सकते थे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से लगातार मिल भी रहे थे, तो उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुमने अपने पति सुखविंदर सिंह की हत्या करवा दी। तो यहाँ पर जो नेकी नलबा होती है वो एक दूसरी कहानी सुनाती है। नेकी नलबा बताती है कि जब उसके पति ने क्वार कंपनी में नौकरी शुरू की थी तो उसके बाद में उसके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार, कुछ करप्शन के आरोप लगे, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद में मेरे पति ने फैसला किया था कि एक बार वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाए तो वो दुबई में जाकर सेटल हो जाएगा। उसने वहाँ पर कुछ कंपनियों से बात भी कर रखी थी, वो वहीं पर जॉब करेगा, वहीं पर काम करेगा और वहीं पर हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा और वो अपनी पत्नी यानी नेकी नलबा को भी अपने साथ ले जाएगा। अब जब ये बातें नेकी नलबा को पता चलती हैं कि वो मुझे अपने साथ दुबई ले जाएगा तो नेकी नलबा को एहसास होता है कि अगर वो दुबई चलेगी तो अपने प्रेमी हकीकत सिंह से दूर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में रहकर यानी मोहाली और अमृतसर का फासला भी ज़्यादा नहीं है, तो मिलना मिलाना होता रहता है। एक दूसरे देश में जाकर इस तरीके से मिलना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी जो यहाँ पर है। लिहाजा उसके बाद में नेकी नलबा अपने प्रेमी हकीकत सिंह को बताती है कि हमें दुबई नहीं जाना है और जो कुछ करना है यहीं पे करना है, यहीं साथ रहना है ताकि एक दूसरे से मिलते रहें। उसके बाद प्लानिंग होती है और प्लानिंग के तहत ही इस तरीके के कत्ल का पूरा प्लान बनता है। 5 दिसंबर साल 2005 के शाम को खाना खाने के बाद में नेकी जो थी अपने पति सुखविंदर सिंह को कहती है कि चलो वॉक के लिए चलते हैं। अब चूंकि प्लान बन चुका था, मर्डर इसी वॉक के दौरान करना था, इसलिए नेकी नलबा अपने पति के साथ में जब टहलने के लिए जा रही थी तो यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है जो इनके प्लान में थोड़ी सी आड़े आती है और वो होते हैं बड़े भाई गुरविंदर सिंह का मिल जाना। अब गुरविंदर सिंह जब तक थोड़ी देर तक टहलते हैं, जब तक गोली मारते नहीं हैं ये लोग, और जब गुरविंदर सिंह घर आ जाते हैं तो उसी समय कार से जो हकीकत सिंह था वो उतरता है और सटा कर गोली मारता है, क्योंकि उसे पता था कि नेकी नलबा तो उसके साथ में मिली हुई है। लिहाजा जब तक सुखविंदर कुछ समझ पाता इससे पहले गोली लग चुकी थी। अब बड़े भाई को जब गोली की आवाज़ आई तो भागा, तो नेकी नलबा ने वहाँ पर ध्यान को भटकाने के लिए उसी समय एक बाइक वहाँ से गुजरी थी, उसकी तरफ इशारा करके कह रही थी कि उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ किया है।
जबकि हकीकत ये थी कि जो हकीकत सिंह था वो वहाँ से कार में सवार होकर भागा था। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि जो कत्ल हुआ उसमें एक पत्नी ने महज अपने प्रेमी से दूरी ना हो इसलिए अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लिया। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने के बाद में मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस परिवार के लिए बहुत बड़ी दर्द की बात है कि जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया। खैर, ये थी कहानी, और मैं आप लोगों से शुरू में भी कह चुका हूँ कि इस केस में भी वही हुआ जैसा आमतौर पर होता है, और मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि इंसान के पास में बीच के रास्ते होते हैं। अगर नेकी नलबा चाहती तो वो अपने पति से तलाक लेकर अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर नेकी नलबा का एक दूसरा प्लान भी था। उसका ये प्लान था कि उसको अपने पति की प्रॉपर्टी भी मिल जाए और ऐशो आराम वाली ज़िंदगी भी मिल जाए और उसको हकीकत भी मिल जाए। हकीकत के फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नेकी नलबा को उस तरीके से उसकी ज़िंदगी दे सके जिस तरीके से ज़िंदगी वो गुजारती है। इसी वजह से उन्होंने कत्ल की पूरी प्लानिंग रची, और नेकी नलबा का यही मानना था कि वो सुखविंदर की विधवा बनकर इस घर में रहेगी, लेकिन ऑलरेडी उसका पति तो हकीकत सिंह ही रहेगा। बहरहाल दोस्तों, क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में कमेंट्स करके बताइएगा, और कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।